झारखंड में अर्जुन मुंडा जैसे बीजेपी के दिग्गज हार गए, लेकिन मोदी की लहर पर सवार बीजेपी गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत मिल गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी चौथे नंबर से दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग और मोदी की मेहनत से उम्मीद थी कि नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू रीजन में बीजेपी को बम्पर जीत मिली तो कश्मीर घाटी और लद्दाख में माहौल बनाने के बाद भी कमल नहीं खिला। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी और अब चुनाव नतीजों के बाद बड़ी बहस के केंद्र में जम्मू कश्मीर ही है। बड़ा सवाल भी यही है कि आखिर क्यों जम्मू में पास मोदी कश्मीर घाटी में अपना जादू चलाने में फेल हो गए और अब जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनवाएगी बीजेपी। मोदी लहर पर सवार बीजेपी का चेहरा एक बार फिर खिल उठा। झारखंड में बीजेपी आजसू गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। अर्जुन मुंडा जैसे बीजेपी के नेता हारे, लेकिन इससे बीजेपी नेताओं की ये खुशी कम नहीं हुई कि मोदी का जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जश्न मनाने लायक जीत तो मिली, लेकिन ये जीत ऐसी नहीं कि बीजेपी गुमान से कह सके कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। बीजेपी वैसे इस बात पर इतरा सकती है कि उसे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट मिले और सीटों के मामले में वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में इलाकावार चुनाव नतीजे देखें तो बीजेपी को जिन सीटों पर जीत मिली वो जम्मू क्षेत्र में है। कश्मीर घाटी में बीजेपी को मायूसी झेलनी पड़ी और लद्दाख में सदमा, जहां की 4 सीटों में से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कश्मीर घाटी में कमल कैसे खिलाएं। श्रीनगर में उन्होंने बड़ी चुनावी रैली करके घाटी के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, तो जम्मू कश्मीर की अपनी हर रैली में उन्होंने मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर ही हमला बोला। उन बाप बेटों को मत देखो, उन बाप बेटी को मत देखो, अपने बेटों बेटी को देखो, आपका भला उसमें है। मोदी की पूरी कोशिश थी कि वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही कश्मीर घाटी के वोटरों के दिल पर दस्तक दे, लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं। जम्मू में फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास मोदी भी कश्मीर घाटी के चुनावी इम्तिहान में फेल हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी बीजेपी की भूमिका क्या होगी। सारे विकल्प खुले हैं, बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। हालांकि जानकार मानते हैं कि बीजेपी के पास विकल्प के नाम पर जम्मू कश्मीर की सत्ता में दाखिल होने के 2 ही रास्ते हैं। वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य का समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाए या फिर अपना समर्थन देकर पीडीपी की सरकार बनवाए। अभी कोई ऑफर नहीं आया, अभी कोई ऑफर नहीं आया, ना हम कोई ऑफर ढूंढ रहे हैं। जो हमारा एजेंडा है, हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलाने का, हमारा गुड गवर्नेंस का, तो सो विल टेक आवर टाइम, नॉट इन अ हरी। पीडीपी के पास कांग्रेस और अन्य के समर्थन से सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है। ऐसे में पीडीपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब कठिन सवाल बीजेपी के सामने है कि वो जम्मू कश्मीर में विपक्ष में बैठकर पीडीपी की सरकार बनवाएगी या फिर पीडीपी को समर्थन देकर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर बीजेपी को समर्थन मिल भी गया तो भी बीजेपी को कम से कम 4 अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। जम्मू में अजय जांड्याल और श्रीनगर में अरविंद चतुर्वेदी और सोहेल बुखारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले, इन चुनाव नतीजों ने कई सवाल खड़े किए हैं और आज उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश बड़ी बहस में हम करेंगे।
हमारे साथ जो डिबेट में मेहमान होंगे, संजय निरुपम हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, करिया मुंडा हमारे साथ हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, इसके अलावा अश्विनी चौबे साहब भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ पीडीपी के लीडर सरदार रंगील सिंह इस डिबेट का हिस्सा होंगे और वहीं सीनियर जर्नलिस्ट प्रभु चावला यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, फिर झारखंड की भी हम बात करेंगे। अश्विनी चौबे जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी भले ही विकल्पों के खुले होने की बात कर रही है, लेकिन जहां तक नजर आता है दो विकल्प उसके सामने हैं। या तो वो पीडीपी के साथ मिल जाए और वहां एक सरकार बन जाए, पीडीपी लेड गवर्नमेंट बन जाए वहां पर, या फिर यह भी हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी को आप लोग साथ ले लें, कुछ अन्य को आप अपने साथ मिला लें, कुछ छोटी पार्टियों से आप बात कर लें और आप अपनी सरकार बना लें। कौन सा विकल्प आपको इस समय सबसे ज्यादा सहज लगता है और कहां कैसे आप इस पर काम करेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। सभी दरवाजे खुले हुए हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें चारों तरफ है और जो भी उचित होगा केंद्रीय नेतृत्व उसके विषय में निर्णय ले सकती है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो भी मत दिया है उसके लिए उन्हें बधाई है। ये बात सही है कि आज जिस प्रकार से किसी को अस्पष्ट बहुमत आना चाहिए था वो नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने अपनी दुगुनी से ज्यादा बढ़त बनाई है। 23% वोट से भी ज्यादा वोट बीजेपी को आया है, ये आप देख रहे हैं, और दूसरी पार्टी के रूप में उभर करके बीजेपी आई है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी के इतिहास में और ये सबसे अच्छा दिन है। ये ठीक है कि हम सरकार बनाने के लिए अकेले संभव नहीं है, हम चारों तरफ हमारी निगाहें हैं। जो भी राष्ट्र हित में होगा, जम्मू कश्मीर के हित में जो भी उचित होगा वो काम पार्टी करेगी। लेकिन अश्विनी चौबे साहब, अच्छी बात है कि आप दूसरे नंबर की पार्टी बने। 30 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमित शाह कहते हैं कि इंतजार कीजिए सब अच्छा होगा, और अमित शाह कहते हैं कि विकल्प खुले हुए हैं, और अभी अभी आपने कहा कि दरवाजे भी खुले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दरवाजा उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अभी कुछ देर पहले खोला है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब बिहार में नीतीश और लालू एक हो सकते हैं तो यहां एनसी और पीडीपी क्यों नहीं? भाई, ये लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी होता है, लेकिन जो कुछ भी ये लोकतंत्र का तकाजा है कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का साथ देना और जनहित में जो भी आवश्यक समय पर लगे वह काम करना, ये अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, सभी को, और या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब पार्टी जनता के लिए है। और जो जम्मू कश्मीर ने जो मैंडेट दिया है, आज बीजेपी को, श्री नरेंद्र भाई मोदी को जिस प्रकार से जनता में उत्साह और उमंग है, ये इस बात का सूचक है। इस पर भी मैं बात करूंगा कि वोट मोदी को मिला है या बीजेपी को मिला है। अश्विनी चौबे जी, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सरदार रंगील सिंह के पास मैं जाऊंगा। सरदार रंगील सिंह जी, अब पीडीपी का ऐसा लग रहा है कि दोनों ही हाथों में लड्डू हैं आपके, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जिसके साथ मिलकर के आपकी सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री आपका हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी 5 बजे, हम बीच बहस में कर रहे थे, 5 बजे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो थे उन्होंने साफ तौर पर ये आह्वान किया कि भाई ठीक है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए क्यों ना ऐसा हो कि कांग्रेस पीडीपी को समर्थन कर दे और बाकी सभी पार्टियां निर्विरोध रूप से पीडीपी को समर्थन कर दें। एक ये सूरत हो सकती है। तीसरी सूरत उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी अभी क्रिएट कर दी। उन्होंने कहा कि जब बिहार में नीतीश और लालू साथ आ सकते हैं तो हम और पीडीपी क्यों नहीं आ सकते? आप क्या सोच रहे हैं इस विषय पर? हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि थोड़ा पेचीदा है मामला, सुलझा के नहीं कुछ सुलझा? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी के लिए सिर्फ सरकार बनाना ही कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ी है और जिन मुद्दों पे कश्मीर वादी में हमको मुकम्मल स्पष्ट बहुमत मिला है, वो कुछ मुद्दों पे मिला है। और इसलिए हम उन मुद्दों पे अगर किसी ने बात हमसे करनी है या हमने करनी है, तो सबसे पहले ये देखना ये है कि
हमारा कौन सा ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है जिसमें कश्मीर के लोगों की आशाएं जिन्होंने हमें स्पष्ट बहुमत दिया है वो पूरी की जा सके। हमारे लिए सरकार बनाना ही कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बल्कि लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक पूरा उतरना भी वो हमने देखना है। तो हमें बहुमत नहीं मिला है, बहुमत के पास पहुंच के हम रह गए हैं, लेकिन ऑप्शन इस वक्त बड़े लिमिटेड हैं। और ऑप्शन की बात तो तब होगी जब बात से ये पता चलेगा कि जो हमारा विकल्प है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जैसे पिछली बार हमने कांग्रेस के साथ कोलिशन की थी तो बाकायदा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है दोनों पार्टियों का तय हुआ था और उसके बाद ही सरकार का गठबंधन हुआ था। इसलिए अभी तो इट इज टू प्री मैच्योर। हमारी जो हाई कमांड है या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो बैठेगी, विचार करेगी और उसके बाद ही कोई बातचीत का सिलसिला जो है अगर शुरू हो तो हम अपना पक्ष जो है वो रखेंगे। प्रभु चावला, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संभावनाओं पर तो हम बात कर ही सकते हैं, और अगर बीजेपी के साथ पीडीपी की संभावनाओं की बात करें तो दो रोड़े हैं, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का और आर्टिकल 370 का, जिस पर अगर बीजेपी बैक स्टेप करती है तो वो देश में क्या मुंह दिखाएगी, नहीं करती है तो फिर क्या स्टैंड हो सकता है। दूसरी संभावना कांग्रेस के साथ, जो महबूबा मुफ्ती ने 2002 का हवाला दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर भी उनकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही, जादुई आंकड़े से फिर भी वो दूर हैं। तीसरा ऑप्शन उमर अब्दुल्ला साहब का है। आपको क्या लगता है, पीडीपी के सामने जितने विकल्प हैं उतनी ही दिक्कतें हैं? नहीं, आपने 2-3 ऑप्शन उठा लिए हैं इसके अंदर। पहले तो देखने वाली बात है कि पीडीपी किसके साथ जाएगी। अगर आपने महबूबा मुफ्ती को सुना होना कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। और उमर अब्दुल्ला ने अनकंडीशनल ऑफर दे करके कि हमारे से बात करें तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से जो कह रहे हैं, सरदार जी अभी कह रहे थे कि हमारा मैंडेट वादी के अंदर हमारे को मेजोरिटी मिली है, उस मेजोरिटी को हम नाकार नहीं कर सकते, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो समस्या बिल्कुल बड़ी क्लियर है इस जम्मू कश्मीर के अंदर कि सरकार कैसे बनेगी। बीजेपी के बिना सरकार नहीं बन सकती जब तक 3 पार्टियां इकट्ठी नहीं हो वहां पर। तो बीजेपी एक विन-विन सिचुएशन के अंदर है कि वो ही सरकार बना सकती है, क्योंकि इन पॉसिबिलिटी ये है कि कांग्रेस अगर पीडीपी मिल जाते हैं तो 40 के करीब सीटें हो जाती हैं, बाकी 7 लोग बाहर से आ जाएंगे कि लोन भी है, ये लोकल लोग इकट्ठे करके जो कश्मीर की पार्टियां हैं वो इकट्ठी होकर के सरकार बना सकती हैं। परंतु सवाल यह कि आपने 370 की बात उठाई। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जो स्टेट का इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें 370 की बात बीजेपी ने कही ही नहीं, क्योंकि 370 के बारे में बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। इसी वजह से वहां पर कुछ उनको मुस्लिम कैंडिडेट भी मिल गए कि 370 की बात नहीं कर रहे हैं। जब बीजेपी सरकार में आ जाती है, जो एक अपने आप में इतिहास होगा न केवल इंडिया के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी यही होगा कि बीजेपी जो 370 इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो सरकार में आ गई तो अब क्या करेगी। तो बीजेपी के सरकार के अंदर आना या सरकार का समर्थन करना अपने आप 370 में बने हो जाती है उसके बाद, क्योंकि वो जो पॉलिसी बनेगी वो बीजेपी की भी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी जो भी सरकार बनेगी। बीजेपी के मामलों को भी, चाहे विकास का मुद्दा हो, विकास के नाम पर कई डायल्यूशन हो गया था स्टेट पावर्स का, वो भी हो सकता है। इसलिए मेरे को लगता ये है कि पीडीपी, पहले मैं सुबह से कह रहा हूं, पीडीपी की कोशिश यही होगी कि बिना बीजेपी के सरकार बनाएगी। लॉन्ग टर्म की बात करने की बात है, क्योंकि मोदी जी की सरकार वहां सपोर्ट से बनेंगे तो सेंटर बड़ा मजबूत है। रीजनल पार्टी हमेशा सेंटर की सरकार को सपोर्ट करते रहे, अगर स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, जैसे मायावती और मुलायम सिंह सेंटर में सपोर्ट कर रहे थे यूपीए को, पर वहां लड़ते थे। इसी तरह आपने देखा होगा पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में थे पर वहां पर खिलाफ में थे। तो कुछ भी हो सकता है अपॉर्चुनिज्म के नाम पर और सेक्युलरिज्म के नाम पर, कम्युनलिज्म के नाम पर कुछ भी हो सकता है। परंतु इस बात से नकारा नहीं किया जा सकता कि मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर में एक रिकॉर्ड जरूर बना लिया, अपनी एक्सेप्टेंस वादी के अंदर दिखा दी है। वादी के अंदर दिखा दी, लेकिन घाटी में नहीं दिखा पाए वो एनके सिंह साहब। जी प्रभु, अब एनके सिंह जी नहीं, वादी में दिखा दी लेकिन घाटी में नहीं दिखा पाए। वादी में नहीं दिखा पाए, ये बात बिल्कुल सही, घाटी में नहीं दिखा पाए। लेकिन जम्मू में अगर मिला है तो एक्सेप्टेबिलिटी काफी हाई रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह बात सही है कि अब जो सिनेरियो बन रहा है, ये तीनों जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस दिए, मुझे लगता है कि बीजेपी 370 इस समय छोड़ के कोशिश ये करेगी कि एक बार वो गवर्नमेंट में आए
और मेरे ख्याल से एनसी के साथ मिलकर बाकी 6 एक वायबल गवर्नमेंट बन सकती है। तो ये एक प्रयास होगा कि इंटरनेशनल जो मैसेज जाएगा कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हम सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं, तो एक वायबल है, क्योंकि मुझे लगता है कि बन सकती है। तो ये एक प्रयास होगा कि इंटरनेशनल जो मैसेज जाएगा कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हम सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं, तो एक वायबल है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीडीपी और एनसी अगर आते भी हैं साथ में तो बहुत दिन चल नहीं पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो सपोर्ट बेस है वो लगभग सेम है। वैली में दोनों चाहेंगे अपना करना, और ये जो मिला है बाई फ्लूक मिला है, जो इस समय आप देख रहे हैं एनसी को जो जम्मू में मिला है, वो कोई बहुत ज्यादा उसको ये ना मानिए कि परमानेंट है। तो इसमें सीधी सी बात है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप हैं एनसी और पीडीपी, तो अगर ये साथ आते हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक कहा जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि तब विकास होगा, क्योंकि हर तीसरे दिन वहां असेंबली में बीजेपी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और सेंटर में बीजेपी है। तो मेरे ख्याल से पीडीपी को भी अगर एक डेवलपमेंट प्लान है, और मुझे लगता है कश्मीर की जनता भी एक अगर विकास का एक जबरदस्त थ्रस्ट आप देते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर देते हैं, और केंद्र में बीजेपी है जो कि आपको मदद पहुंचाएगी, तो मेरे ख्याल से कश्मीर की जनता भी चाहेगी कि इस समय इंडस्ट्रीज लगे, इस समय रोजगार वहां मिले। तो एक ये वायबल प्रोपोजिशन है, और ये शायद दूर तक चल सकता है। बाकी अगर एनसी और पीडीपी मिलते हैं तो मुझे लगता है कि 6 महीने से ज्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। संजय निरुपम, आपको क्या लगता है, क्या समीकरण आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि भाई अगर पीडीपी चाहे तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम उसके साथ आने को तैयार हैं, इस आह्वान के साथ कि बाकी सब भी आए और पीडीपी की सरकार बनवाएं। देखिए, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप ध्यान से देखकर उसका विश्लेषण करें तो जम्मू कश्मीर की जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में पीडीपी को मौका दिया है जी। और जो जनतांत्रिक संसदीय जनतंत्र का जो कायदा कानून है उस हिसाब से जो सबसे बड़ा दल है उसको सरकार बनाने का हक है। जब पीडीपी सरकार बनाने जाएगी तो उसके सामने 2-3 ऑप्शन है, जैसा सभी लोग कह रहे हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, एनसी भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी सरकार बनाती है, जो कि एक संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी जिसने 50 वर्षों तक लगातार धारा 370 हटाने की बात कही, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, वो 370 का क्या होगा? एक। दूसरा, पीडीपी जो एक घाटी में एक केंद्रित पार्टी है और एक खास समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है, जिस दिन वो बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी, उसके बाद भागवत जी यहां पे बोलेंगे कि इस देश में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, फिर पीडीपी क्या करेगी? ऐसे में जो एक नेचुरल अलाइज की बात करें आप, तो पीडीपी और कांग्रेस की सरकार पहले भी बन चुकी है, और कांग्रेस ने पीडीपी को इस धर्म संकट से बचाने के लिए एक तरह से हेल्पिंग हैंड दिया है कि आप ऐसे संकट में न रहें, अगर आपको चाहिए तो कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट। बाकी राज्यों में आपने जिसको संकट से उबारने की कोशिश की, वहां वो भी उसको भी ले डूबे आप। मैं इस पर आऊंगा। करिया मुंडा हमारे साथ है, 8:30 बजे तक है। संजय निरुपम, मैं झारखंड पे 2 सवाल उनसे पूछ लूं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। इसी सवाल के साथ जरा मैं कमेंट कर दूं। हाँ, इसी सवाल के साथ लौटूंगा मैं। करिया मुंडा जी, झारखंड की अगर स्थिति देखें तो बीजेपी को भले ही जीत मिली, लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के दिग्गज नेता चुनाव हार गए। क्या माना जाए कि अर्जुन मुंडा को हरा करके बाकायदा बीजेपी को लोगों ने वहां के सजा दी है और बीजेपी को बहुमत देकर मोदी पर भरोसा जताया है? बीजेपी का अकेला बहुमत नहीं है, पहले आप जी नहीं 37 सीटें हैं। सबसे पहले तो मैं झारखंड के मतदाताओं को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मिलकर, अजय सुख साथ मिलकर बहुमत हासिल किया है। जहां तक आपने सवाल किया है कि ये अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो जी का ये चुनाव है, चुनाव में हर चीज हो सकता है। इसमें चुनाव में ये नहीं कि ये जीतेंगे और ये हारेंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भाई चुनाव में हार निश्चित है, जीत बाय चांस है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर काम के दृष्टिकोण से, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के दृष्टिकोण से ठीक से नहीं हो पाया होगा, इसीलिए हार हुई है। इसमें बहुत बड़ी चिंता और करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और करिया मुंडा साहब यहां पर यह बनता है कि
झारखंड में सीएम बीजेपी की तरफ से कौन होगा? क्योंकि अब तक ये देखा गया है, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव की हम बात कर लें या हरियाणा के चुनाव की बात कर लें हम, क्योंकि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, मोदी के नाम पर जीता गया, तो मुख्यमंत्री भी वही बना जो मोदी का करीबी था। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि झारखंड जो कि आदिवासी बहुल है, क्या वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, और अगर होगा तो कौन सा वो चेहरा होगा? सबसे पहले तो ये है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड ही तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक आदिवासी फेस की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग जो हैं इस पर विचार करेंगे और जरूर कोई उचित निर्णय लेंगे ताकि सभी समाज जिसका ग्राह्य हो और झारखंड का नेतृत्व संभाले। यानी आप खुलकर कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे अभी? नहीं, अभी तो कल बैठक का सुने हैं, तो बैठक के बाद ही सकता है ना। हम तो निर्णय करने वाले आए नहीं। आप कैंडिडेट हैं कि नहीं है? नहीं, ये तो केंद्रीय बोर्ड से आप पूछेंगे तो बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसका मतलब आपका नाम भी कंसिडर किया तो आप उस होप में इतना जरूर मैं कहूंगा कि 77 से लेकर आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी दी गई है मैंने मंत्रिमंडल में रहकर भी ठीक ठीक निभाया है। इतना ही मैं कह सकता हूं, बाकी मेरे पास कुछ उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। चलिए, आप उम्मीद से हैं। ठीक है, करिया मुंडा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय निरुपम, इसमें इंटरेस्टिंग बात होगी। करिया मुंडा साहब ने कहा कि उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। हाँ, तो वो यहाँ केंद्र की जिम्मेवारी छोड़ करके वहाँ की स्टेट की जिम्मेवारी दी जाएगी। एक नया नाम जुड़ गया है। हाँ, एक नया नाम उन्होंने अपना भी जोड़ा है। वही मैंने कहा कि वो उम्मीद से है। मैं लौटूंगा संजय निरुपम के पास। संजय निरुपम, अब वही सवाल जिसका आप जवाब देना चाह रहे थे कि आपने कहा कि ये प्रस्ताव देख करके जम्मू कश्मीर में आपने पीडीपी को एक उहापोह की स्थिति में जाने से रोका है कि भाई आप सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखें, हम आपके साथ हैं, ये मनमुटाव मतभेद भुला करके। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे हम झारखंड की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, जिनके साथ आप थे उन्हें भी ले डूबे आप। नहीं, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़े। नहीं, चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पहली सरकार तो आप ही के सहयोग से थी ना। दोनों सरकारें इनके सहयोग से थी। एक पहली सरकार, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और जहां तक एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए। जहां तक झारखंड की बात है तो ठीक है, कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के साथ गई और हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आजसू के साथ गई थी, 8 सीटें दी थी। कितनी सीटें आई? उसके प्रमुख ही हार गए। तो हार जीत एक अलग विषय है। हम अपने हार मैं कह रहा हूं, हार जीत एक अलग विषय है, सुपड़ा साफ अलग विषय है। ये समझिए ना आप, महाराष्ट्र और हरियाणा में जहां आपकी सरकार थी, जहां आप सरकार चलाते थे, वहां से जनता ने आपको साफ कर दिया। जहां जम्मू कश्मीर और झारखंड में आपके सहयोग से सरकारें चल रही थी, वहां से जनता ने आपको साफ कर दिया। चौथे नंबर पर हैं आप। देखिए अनुराग, एक बात समझिए। पिछले 15 वर्षों से हम महाराष्ट्र में थे, 15 वर्षों से हम हरियाणा में थे, झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह हम सत्ता में थे। ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होगी। और उस एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा यह हुआ कि 4 राज्यों में जहां मोदी लहर की बात की जा रही थी और जहां मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया, वहां हरियाणा छोड़े तो कहीं पर भी जनता ने पूरी तरह बहुमत नहीं दी। अब कहीं शाम आते आते पता चला कि झारखंड में इनको स्पष्ट बहुमत मिली है, वो भी सहयोगियों के साथ। तो हम तैयार हैं, हमारे आज बुरे दिन हैं, हम एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। और कोई भी चीज, एक परिवर्तन जो है वो परमानेंट नहीं होता। आज हम सत्ता में थे, हम नहीं है, कल हम सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन आज जो सत्ता में है उनके 6-7 महीने की परफॉर्मेंस का नतीजा यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिली, उस तरह की बहुमत अब उन्हें आने वाले राज्यों के चुनाव में मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो करिश्मा है, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्रित है, उस करिश्मा में कमी हो रही है। आप कहेंगे भाई आपका क्या हुआ? हाँ, हम स्वीकार कर रहे हैं, हमने स्वीकार किया, हम हार रहे हैं, लेकिन हम आज हार रहे हैं इसका मतलब हमेशा हारते रहेंगे, ऐसा कोई लोकतंत्र का रीत नहीं होता। लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत क्या नहीं है? 2.5 साल में 16 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 11 में आप हारे, और ये वो 2.5 साल हैं जिसमें कि राहुल गांधी शीर्ष पे रहे। तो क्या एक इंट्रोस्पेक्शन का सबब नहीं है? और फिर कंपेरेबल्स के बीच में कंपेयर किया जाता है। आज बीजेपी के जो आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आम चुनाव से न करके
पिछले विधानसभा में कैसा रहा है बीजेपी का और अब कैसा रहा है, अगर आप वो देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। 16 में से 11 आपने कहे और आगे आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव है जिसमें कांग्रेस को बाहरी माना जा रहा है। उसके बाद अगले साल बिहार में चुनाव होने, 35 साल से वहां आपका आता पता नहीं है। फिर 2016 में केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। कांग्रेस के पास सिर्फ अब खोने के लिए केरल बचा है। सवाल के आरोप में जो दो आरोप लगे हैं, क्या इन आरोपों का मैं जवाब दे दूं? दीजिए, बोलिए। मैं आपको प्रारंभ में यही कह रहा था कि हम लोग सत्तारूढ़ थे वर्षों से, तो कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ है उसको सत्ता से जाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का रिवाज है, इस रिवाज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हां, जहां तक आप कहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व का, बिल्कुल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी होगी, लेकिन झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनावों का नेतृत्व वहां के स्थानीय नेतागण कर रहे थे और उन स्थानीय नेतागण के कामकाज में या उनके पूरी तैयारी में, पूरी रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। उस कमी का हम निश्चित तौर पर मूल्यांकन करेंगे और आत्मालोचन करने की आवश्यकता है। आत्ममंथन से हम पीछे नहीं हट रहे हैं और आत्ममंथन हो भी रहा है। भाई आपने ठीक कहा, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी नए ढंग से खड़ी होगी। संजय निरुपम, आपने ठीक कहा, एंटी इनकम्बेंसी होती है। 15-15, 10-10 साल से आपने शासन किया तो आपको जाना ही था, लेकिन जहां से आप गए इतिहास गवाह है 30-35 साल बाद भी आपकी वापसी हुई नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं है। केरल में हम जाते हैं, आ जाते हैं। कर्नाटक में हम गए थे, आ गए। महाराष्ट्र में 15 साल पहले हम गए थे, फिर आ गए। ऐसा भी नहीं है। कुछ राज्यों में संकट है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन तमाम राज्यों में जहां कहीं हम हारे हैं, कभी आए नहीं, असम में हम नहीं थे। आप कांग्रेस जो कि 130 साल पुरानी पार्टी है और राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, 2009 तक 28% वोट लगातार रहे, बीजेपी के कभी इतने नहीं आए थे। हकीकत यह है इस समय आप सिर्फ 14% देश के पॉपुलेशन पे आप राज्य में शासन कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 36% पे कर रही है। आज के चुनाव के बाद करीब 45% पे करने लगेगी और जो अन्य राज्य दो ले लें तो 50% से ऊपर होगी। तो इस तरह से इमेसिएट होते होते आप 14% पे आ गए हैं और ताजा आंकड़े अगर लेंगे तो 10% राज्यों में ही, पॉपुलेशन में ही आपका शासन है। कोई ताजुब नहीं है कि जिस तरह से रवैया ये चल रहा है उस तरह। ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे भी हम बढ़ेंगे और ये कहते हैं कि हार हुई है तो लोकल लीडरशिप की वजह से हुई है, क्या ये जरूरी नहीं था? नैतिकता का तकाजा, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का तकाजा कि राहुल गांधी पूरी तरह से फ्रंटल अटैक करे और हेड ऑन ले इस पूरे उसको और वही लीड करते इन राज्यों में। और हो सकता है कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आज जब आप ये कहते हैं कि नेतृत्व की कोई गलती नहीं है, लोकल लीडरशिप की गलती है, तो लगता नहीं कि इंट्रोस्पेक्शन के जो फंडामेंटल्स है उसी को आप डिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और उस सुझाव के हिसाब से काम हो रहा है और आगे आपके सुझाव को और मैं सुझाव कोई नहीं दे रहा हूं, सुझाव कोई नहीं दे रहा हूं। आंकड़ों की बात है, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है, 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार थी और हमारे खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए और उसके बाद आज जो सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके पास 31% वोट है और जिस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया गया उसके पास 20% वोट है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस मुक्त हो गया, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई। हां, हमारे बुरे दिन हैं, हम तकलीफ में हैं, लेकिन आत्मालोचन और आत्मामंथन के जरिए हम निश्चित तौर पर अपना कमबैक करेंगे, हम वापस आएंगे। ये तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है साहब। आज तो सरकार में है वो अजर अमर नहीं हो गया। मोदी ताउम्र प्रधानमंत्री रहेंगे और बीजेपी ही पूरे देश में रहेगी। अगर इस गलतफहमी में कोई जी रहा है तो मुझे लगता है वो बेवकूफ हो सकता है या बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकता है। बेवकूफ सुनने के बाद अगर किसी को तकलीफ हो तो मैं कहूंगा कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आज बीजेपी है, उसके अच्छे दिन हैं, लेकिन हमेशा उसके अच्छे दिन रहेंगे। कृपया करके बीजेपी ऐसी बेवकूफी में न जिए। अश्विनी चौबे कुछ कहना चाहेंगे? एक लाल बत्ती वाला अलार्म संजय निरुपम जला रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव का जो जादू था वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आते आते फीका पड़ गया और अब जनता के सामने मोदी की पोल खुल चुकी है कि वो सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते। तो देख लीजिए, झारखंड में भी बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जम्मू कश्मीर में भी मिशन 44+ से आप लोग काफी पीछे रह गए। तो ये इशारा दिल्ली चुनाव की तरफ है आपके लिए। इसको बंद करो। देखिए संजय निरुपम जी, इन्होंने कहा आप मंथन करेंगे, इनको तो अब समुद्र मंथन की तैयारी करनी चाहिए। और समुद्र मंथन में देवासुर का संग्राम हुआ था, अब ये असुर होंगे कि देव होंगे ये तय कर लें। ये कांग्रेस की जो हालत है, ये कांग्रेस की हालत, कांग्रेस ये तो आपको असुर बताकर रोक रहे हैं और कांग्रेस को आज भी होश नहीं हो रहा। आज भी इनको राहुल गांधी दिखाई पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी।
अरे तुलना उससे करिए जिससे काम होगा। इस देश के अंदर पूरी देश की जनता ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को स्वीकार किया है और देश में शासन एक संगठित शासन, एक सुदृढ़ शासन, एक ईमानदार प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, वैसे भ्रष्टाचारियों का नहीं जो जमीन बेचे, जो लूट खसोट करे, कोयला का भंडार खाली कर दे, देश से सोना का भंडार खाली कर दे। यही कांग्रेस का रवैया रहा है। अभी भी चेतिए संजय जी, अभी भी चेतिए, ये बात कहने से नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं जवाब दूं। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को ठुकराइए बस। आज देश में नरेंद्र भाई मोदी को जहां कश्मीर में जो जनता जिन्होंने अपने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है, कश्मीर नहीं जम्मू, कश्मीर नहीं जम्मू, अश्विनी चौबे सुधार कीजिए, कश्मीर नहीं जम्मू सरकार बड़ी है। और आज जम्मू कश्मीर में भी को जहां कश्मीर में जो जनता जिन्होंने अपने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है, कश्मीर नहीं जम्मू, कश्मीर नहीं जम्मू, अश्विनी चौबे सुधार कीजिए, कश्मीर नहीं जम्मू। सरकार बड़ी है और आज जम्मू कश्मीर में भी हम सरकार बनाने के स्थिति में कुछ भी हो सकता है और उसमें हमने पूरा दिल खुला रखा है जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए। और यह भी साफ है कि जम्मू कश्मीर में वही सरकार बनेगी जो विकास चाहेगी और हम विकास के मुद्दे पर सरकार बनाने वाले हैं। हमने और भी मुद्दा नहीं, आज का दिन हमारा विकास है। हम विकास में पूरे भारत को एक विकसित भारत बना करके परिवर्तन भी है, शताब्दी का भारत विश्व गुरु बनाने का ये हमारी तमन्ना है। नहीं, लेकिन विकास आपका संजय निरुपम, आप एक लाइन में जवाब दे दें, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं। मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि मोदी जी का नेतृत्व इस देश की जनता ने स्वीकार किया, उनको प्रधानमंत्रित्व दिया। अब बतौर प्रधानमंत्री पिछले 7 महीने में उनका जो कामकाज है उस पर मूल्यांकन तो होगा जी। और हम अगर उस पर मूल्यांकन करेंगे और आप मेरा मुंह बंद करेंगे कि आप उनके नेतृत्व के ऊपर कोई सवाल मत उठाइए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा गैर लोकतांत्रिक किस्म का रवैया बीजेपी का हो जाएगा। हां, अब आपने कांग्रेस को कोस के अपनी सरकार बना ली, अब आप कांग्रेस को कोस करके वोट नहीं मांग सकते। चले ठीक, आपके काम, आपके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होना है और उसी के आधार पर लोग आपको वोट देंगे या नहीं। अरे 7 महीने का मूल्यांकन आपको देखने में नहीं बनता है। चले ठीक है, गरीबों को आप लोग झोपड़ी में और गरीबों को हम बैंक में ला करके जनधन योजना से मूल्यांकन करेंगे, ये आपको देखना चाहिए। पर्सनल डिबेट मत बनाइए। करिया मुंडा साहब, अदानी को गोद में बैठा के प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं और आप जनधन की बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, संजय निरुपम साहब, करिया मुंडा जी भी हमारे साथ हैं। साथ में बैठा के 6000 करोड़ आप क्या कर रहे हैं, ये दुनिया जानती है। कांग्रेस का चेहरा, चाल और चरित्र ये ठीक है, ठीक है, बीजेपी को मत कहिए। ठीक है संजय निरुपम जी, एक आपने खुद कहा था, एक लाइन में जवाब दूंगा। गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। माँ बेटा की सरकार नहीं है। ठीक है, करिया मुंडा साहब, आप क्या मानते हैं, ये मोदी की जीत है या बीजेपी की जीत है? अश्विनी जी आता हूं आपके पास। अश्विनी जी आता हूं। करिया मुंडा जी, ये बीजेपी की जीत है या मोदी की जीत है? हालांकि अमित शाह मोदी को क्रेडिट दे चुके हैं इस जीत का। देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस हिसाब से मोदी जी हमारे पार्टी का नेतृत्व किए हैं, इसलिए पार्टी और मोदी जी दोनों को ही बराबर का श्रेय है। क्योंकि पार्टी नहीं होता तो मोदी जी नहीं होते, इसलिए मोदी जी जरूर उसके अगुवा हैं और उन्होंने झारखंड में इसी अगुवा करते हुए इतना बहुमत दिलाया है। मैं समझता हूं कि आगे भी देश के लिए भी कुछ अच्छा काम करेंगे। नहीं तो अगर करिया मुंडा साहब आप इसे मोदी का क्रेडिट मान रहे हैं, मोदी के नेतृत्व में मिली हुई जीत मान रहे हैं, तो क्या मोदी का जादू कम हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके का बहुमत हरियाणा में मिला, जिस तरीके का महाराष्ट्र में मिला, वो झारखंड में नहीं मिला, वो जम्मू कश्मीर में नहीं मिला। तो जैसा विरोधी पार्टियां कह रही कि इसका मतलब यह है कि मोदी फैक्टर अब खत्म हो रहा है बीजेपी से, मोदी की लहर, मोदी का जादू फीका पड़ रहा है। क्या आप मानते हैं? ऐसा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि कई बातें चुनाव में, कई बातें स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी, वहाँ के इतिहास और भूगोल के आधार पर भी परिणाम में कुछ कम बेसी हो सकता है, परंतु ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि मोदी का लहर नहीं। नहीं, फिर क्या वजह रही कि दिवाली कश्मीर घाटी के सैलाब पीड़ितों के साथ मोदी ने मनाई, लेकिन कश्मीर घाटी के लोग जो थे वो उन पर भरोसा नहीं जता पाए और ठन गोपाल रहा वहां पर बीजेपी का मामला? तो इसका मतलब ये कि शायद मोदी का फैक्टर अब नहीं चल रहा। नहीं, अब मैंने कहा ना कि इतिहास भूगोल होता है ना, वहाँ की हर परिस्थिति अलग अलग, हर पूरी घाटी में 1% वोट मिला बीजेपी को। कहीं कहीं इस तरह की बात हो सकती है। और उन्होंने भी जहाँ वहाँ वैली में भी, श्रीनगर क्षेत्र में भी
जो कभी हमको वोट नहीं मिलता था, इस बार अच्छी वोट मिली है, जीते भले हम नहीं है। देखिए, एक तार्किक दोष बड़ा अच्छा है कि बीजेपी हर बार मोदी जी की तारीफ कर देती है कि साहब मोदी जी की वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कहने की नहीं। 7 महीने में एक तरफ अगर आप मोदी जी को श्रेय देते हैं तो सिंगल लीडर था जो कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में रहा, कोई बीच में लीडर नहीं था, स्टार प्रचारक था। तो इसका मतलब है कि 7 महीने की परफॉर्मेंस का वोट पड़ा है, और ये आपके प्रवक्ता ही कह रहे हैं। तो अगर 7 महीने के परफॉर्मेंस का वोट है तो वो क्या हुआ कि आप 56 सीटों पे झारखंड में थे और आज आपके सिकुड़ गए हैं, 37 सीटों पे हैं। तो कहीं लगता नहीं कि या तो एक ही लॉजिक रखिए, मोदी जी को श्रेय दीजिए, तो जो अपयश होगा वो भी मोदी जी के खाते में जाना चाहिए। तो ये लॉजिकल फैलेसी है कि आप एक तरफ तो मोदी जी को हिम्मत नहीं पड़ती किसी नेता की कहे कि नहीं साहब मोदी जी का जादू कम हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहते थे लोकल फैक्टर भी काम आते हैं। तो कोई एक जगह तो टिकी है। आप सहूलियत के हिसाब से ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? करिया मुंडा साहब जवाब देना चाहेंगे इसका? जी, ये आपने जो ये सुझाव दिया है अच्छी बात है। हर चुनाव के बाद कुछ ना कुछ विश्लेषण होता है, आत्मालोचना होती है, और कहीं पर अगर कोई गलती हुई हो तो सुधारने की कोशिश किया जाता है। उसमें किसी एक व्यक्ति का, तो संगठन जब है तो संगठन की गलती होती है, किसी एक व्यक्ति गलती से कम बेसी का सवाल नहीं है। और ये बात हम पहले कभी भी 40 से ऊपर नहीं रहे हैं, इसलिए आपने जो कहा कि 56 या क्या बोले मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम कभी 40 से ज्यादा नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी संख्या बहुत कम नहीं है, थोड़ी कम हो गई है। इसलिए लोकसभा में आप 56 सीटों पे बीजेपी को बढ़ाती, मैंने ये कहा। प्रभु चावला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है करिया जी लौटते हैं आपके पास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तमाम कोशिशें मोदी साहब ने कश्मीर घाटी में की, 56 सीट तो कभी नहीं रहा है, ठीक है, कश्मीर घाटी में मोदी साहब ने तमाम कोशिशें की, जिस तरीके का वोटर टर्नआउट हमने मतदान के दौरान देखा, ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम चेहरा आगे करने का शायद दांव जो है वो बीजेपी का सटीक बैठ सकता है, लेकिन वो जादू भी नहीं चला। मोदी साहब ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली भी मनाई सैलाब पीड़ितों के साथ वहां पर, लेकिन घाटी के लोग फिर भी उन पर भरोसा नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? देखो, मोदी जी ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई सच की बात नहीं है। 7 बार वो पहले गए और 10 मीटिंग इस बार भी की, सबसे ज्यादा स्टार कैंपेनर वही थे। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 25 सीटें, लेकिन सारी रैलियां प्रभु जी उन्होंने जम्मू तक सीमित रखी। 25 सीटें कश्मीर में खाली 37 में से 25 सीटें जो आई हैं वो जम्मू रीजन से ही आई हैं। और मेरे को सरप्राइजिंग बात यह है कि लद्दाख में जहां से उनका एमपी है वहां से उनको एक भी सीट, एक रैली तो वहां होनी चाहिए, नहीं एक सीट भी नहीं हुई वहां पर, रैली भी हुई, वहां से एक सीट इनको नहीं मिली है। इसलिए लगता है कि जम्मू को छोड़कर के बाकी इलाकों के अंदर, क्योंकि कैंडिडेट बीजेपी के थे इसलिए वोट उनको मिले, परंतु 25 सीटें लेकर के आना अपने आप में मोदी के बिना नहीं आ सकती थी वो सीटें, की जो एक माहौल बना हुआ था सारे देश के अंदर, जो पोलराइजेशन हुआ था, और जम्मू के अंदर भी जो हिंदू मेजोरिटी सीट्स हैं उसी के अंदर बीजेपी ज्यादातर जीती है, बाकी सीटों में पीटीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जीते हैं। परंतु आप मोदी जी से क्रेडिट नहीं ले सकते। ये जरूर कह सकते हैं कि 32% वोट पड़े थे वैली के अंदर पहले, इस बार शायद 24% पड़े या 23% पड़े हैं, वोट अभी भी कम हुए पर लोकसभा के मुकाबले में, तो उसके कारण लोकल भी हो सकते हैं, अलायंसेज भी हो सकते हैं। परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी के जितनी एक्सपेक्टेशन थी 44 प्लस की कि वैली के अंदर प्रेजेंस कर पाएंगे, वो शायद उसके अंदर मकसद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वैली की पॉपुलेशन, चाहे उन्होंने दिवाली वहां पर बिताई हो, अभी पूरा उनके ऊपर विश्वास नहीं हो। जो वोटर टर्नआउट इतना हुआ है उसका पूरा क्लियर वर्डिक्ट सामने आ गया है कि वैली के अंदर वोटर टर्नआउट इसलिए नहीं हुआ कि लोग टेररिज्म को डिफीट करना चाहते थे। उसमें एक फैक्टर ये भी है, लोगों ने कहा कि बीजेपी को रोकना है वैली के अंदर, इसलिए हायर टर्नआउट हुआ, जिसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा हुआ। अगर वो वोटर टर्नआउट कम होता शायद हो सकता था कि और 1-2 सीटें मेरे ख्याल से यही साइकोलॉजी। लेकिन प्रभु अगर जम्मू में मोदी पास माने जाए तो कश्मीर में वो फेल हुए, ऐसे में सरकार कैसे बनेगी? फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई उनको वहां पर, फेल तो नहीं हुए, उनको दोबारा टेस्ट में पास हो सकते हैं। लेकिन 44 के टारगेट पे अगर दोबारा टेस्ट में पास होने के लिए काफी खराब माना जाएगा। दोबारा टेस्ट में पास होने के लिए क्या ये ठीक नहीं है कि वो एक स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका में आ जाए और बनने दे सरकार, जो कि एक स्थायी सरकार नहीं होगी और उसका फायदा उन्हें मिल जाए? इनको कई और दिवालियां बितानी पड़ेंगी वहां पर वैली के अंदर जाकर। अच्छा, हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी अभी पेच फंसा हुआ है प्रभु की सरकार आखिर कैसे बनेगी वहां पर, क्योंकि विकल्प जितने ज्यादा परेशानियां उतनी।
नहीं, वैली के लोग सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। अगर जैसे कांग्रेस वाले अब संजय निरुपम कह रहे थे कि नेचुरल अलाइज जो हमारे हैं, नेचुरल अगर सेक्युलरिज्म के नाम पर इकट्ठे होते हैं आइडियोलॉजिकल, तो सेक्युलर अलाइज तीनों के तीनों हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस कि उनका एक ही कॉमन एजेंडा है कि सेक्युलरिज्म करना, और सेक्युलरिज्म पॉपुलेशन के डेफिनेशन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, परंतु नेचुरल अलाइज कांग्रेस पीडीपी के साथ रही है, कांग्रेस एनसी के साथ भी रही है, तीनों के साथ उनका मिलना जुलना होता रहता है, कभी बाहर कभी अंदर, ये तो चलता रहता है उनके अंदर। पर बीजेपी के लिए समस्या ये होगी कि बाप बेटी सरकार के साथ जाएं या बाप बेटे को लाकर चले, जबकि भाषणों में इन्हीं दोनों को उखाड़ फेंकने की उनको बाप बेटा चाहिए या बाप बेटी चाहिए, चुनना एक को, दोनों में से होगा जिनके खिलाफ आपने किया है। हाँ। नहीं, लेकिन समीकरण एनके सिंह साहब क्या बनते हैं, आपको क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं? नहीं, वो बिल्कुल प्रभु जी से कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रभु जी का एनालाइज ये कहता है कि बीजेपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनती हुई नजर आती। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के बिना सरकार, उन्होंने ये शायद कहा भी नहीं है कि बीजेपी के बिना सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी का ऑप्शन है कि बाप बेटी चुने या बाप बेटा चुने। जी, ये दोनों कैसे पॉसिबल होगा ये? नहीं, लेकिन चुनाव के पहले आपने क्या कहा है, बाद में क्या कहा है, एक बड़ा अच्छा जुमला चलता है कि जनहित में, तो ये वहां के देश के राज्य की जनता के लिए जो भी अच्छा होगा वो हम करेंगे। ये जुमला बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा बाप बेटी को चुने, बाप बेटे को चुने, और बाप बेटे भी तैयार हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से बनने की स्थिति में है। नहीं, लेकिन उसी जनहित के मामले पे चाहे वो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो या 370 हो, पीडीपी का रुख बिल्कुल बीजेपी से अलग है, दोनों ही अपने अपने पॉइंट पर एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो फिर कैसे काम बनेगा? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसी में एक रास्ता निकल सकता है कि बीजेपी एक तरफ, क्योंकि संघ का दबाव हमेशा रहेगा कि वो अपने इसको स्प्रेड करे और कहीं ना कहीं घाटी में न्यूट्रलाइज करें इस तरह की फोर्सेस को, ये लगातार संघ का दबाव रहेगा। तो ये बात सही है कि पीडीपी के साथ जाने में एक दुश्वारी आएगी, लेकिन अब पीडीपी और कांग्रेस, बीजेपी को समझना पड़ेगा कि क्या ये हो सकता है कि वो अपना सपोर्ट बेस इंटैक्ट रखें, इधर बीजेपी डेवलपमेंट करके अपना जो बाकी फर्म अप है वो करे, हालांकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों होंगे। लेकिन अगर एनसी के साथ जाती है तो मुझे लगता है कि पीडीपी एनसी अगर साथ होंगे तो ये वायबल होगा नहीं, क्योंकि घाटी में दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का यहां वक्त हो गया है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सरदार रंगील सिंह के पास जाएंगे और उन्हीं से खुद पूछेंगे कि आखिर पीडीपी अब कैसे बनाएगी सरकार, और अगर चुनना पड़ेगा तो किसे चुनेगी। अश्विनी चौबे, सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति महाराष्ट्र जैसी नहीं है कि कोई शिवसेना हो जिससे आपका वैचारिक तालमेल हो, विचारधारा मिलती हो। जम्मू कश्मीर में तो आपकी विचारधारा किसी से मिलती नहीं है, फिर अमित शाह ने किस आधार पर कह दिया कि इंतजार कीजिए कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है और कुछ होता है, और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, और मुझे लगता है कि सभी चीजें, सभी तरफ निगाहें हैं और कोई सार्थक परिणाम होगा, जम्मू कश्मीर की जनता का जो जिसमें हित हो, ये काम होगा, इसमें विश्वास लोगों को यही है। लोगों को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। अगर जम्मू कश्मीर का विकास होना है तो केंद्र की सरकार का सहयोग चाहिए, और स्वाभाविक है कोई भी राज्य में वहां जो सरकार बनती है उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बहुत ही आशा है, और इसलिए वहां के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को साथ ले रखना आवश्यक। यह तुरुप का इक्का है जो पीडीपी के सामने आपने फेंका है, जनता महसूस कर रही है। ठीक है, इस पर मैं प्रभु एक बात बताना, यशमी जी तो एक किस्म से थ्रेट कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भाई केंद्र में हमारी सरकार है, आप हमारे साथ यहाँ पर डील करो। मैं पूरी बात करूँ, मोदी जी ने कभी नहीं कहा ये, वो कहते चाहे मेरी पार्टी की सरकार हो चाहे नहीं हो, मेरा सारे देश का विकास करना मेरा कर्तव्य है। तो आप बीजेपी के नेता उनकी बात को साथ में रखिए। देख रही है कि विकास अगर जम्मू कश्मीर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उनकी सरकार को सपोर्ट नहीं करोगे, बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाओगे तो आपको विकास नहीं करने देंगे, ये बात तो अच्छी लगती नहीं है। हाँ, जी संजय निरुपम, एक तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी से जब इस रिजल्ट पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो बिना कुछ बोले चले गए। अगर आप हार के बारे में जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे भाई, हम आपके चैनल पे सुबह से हम तमाम लोग हैं, हम अपनी हार की जवाबदारी ले रहे हैं। फिर आप राहुल को बचा रहे हैं, के सामने बात, फिर आप राहुल गांधी को बचा रहे हैं। कोई जरूरी है कि हर बात पे,
नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर राहुल गांधी जी ही जवाब दें। हाँ। मेरा मुद्दा यह था, जो मैं कहना चाह रहा था, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आजकल एक राग आलापना शुरू किया है कि अगर आपको अपने प्रदेश का विकास चाहिए तो बीजेपी को सपोर्ट करिए, नहीं तो हमारे साथ सरकार बनाइए। अच्छा, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आपके हिसाब से सरकार बनाने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? सबसे अच्छा विकल्प यह है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने पीडीपी को सबसे बड़े दल के रूप में मौका दिया है, तो पीडीपी को सरकार बनानी पड़ेगी। और पीडीपी किसके साथ बनाती है यह पीडीपी के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल नहीं कर सकती कि आपको जम्मू कश्मीर का विकास चाहिए तो आप हमारे साथ सरकार बनाइए। हाँ। यह इस देश के संघात्मक ढांचे के खिलाफ है, देश के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि एक तरफ अश्विनी चौबे धमकी अंदाज में कह रहे केंद्र में हमारी सरकार है, हमसे बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। पीडीपी अगर इस मामले पर खुलकर नहीं बोल रही है तो क्या उससे डर है कि बीजेपी के साथ जाने पर घाटी के लोग अटल जी डिलेमा तो है। आपके जैसा और ठीक है। अश्विनी चौबे जी हैं, पहले अश्विनी चौबे जी पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के व्यक्ति रहे हैं, तो उनको तो कहने का हक है, वो कह रहे हैं, परंतु मोदी जी शायद इस बात में उनके विश्वास नहीं करेंगे कि उनको ऐसा कहने, जैसे अपने संजय ने कहा कि तो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब पीडीपी जो है सरकार क्यों बनाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी या नहीं जाएगी? अगर आज बीटीपी फैसला कर ले कि हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनानी, तो 40 वैसे ही हो गए। उनको गवर्नर को बुलाना ही पड़ेगा, वैसे ही बुलाना पड़ेगा। इसलिए उसके बाद मेरे को लगता है कि मोदी जी इसलिए उनकी सहायता नहीं करें कि उन्होंने सरकार नहीं बनाई, मेरे को ऐसा नहीं लगता। पीडी के ऊपर डिपेंड करता है, पीडीपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, गवर्नर को उनको बुलाना पड़ेगा। जब वो कहेंगे हम नहीं बना सकते, उसके बाद बीजेपी के पास जाएंगे कि आप सरकार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो प्रोसेस शुरू होगा। मेरे को लगता है उससे पहले ही कल परसों में फैसला हो जाएगा कि किस तरह की सरकार बन रही है। मैं अभी भी लगता है मेरे को यह कि कांग्रेस जो है कि लोग बड़े खिलाड़ी हैं इस मामले में, जोड़ तोड़ के मामले में, कोएलिशन के मामले में, वो कुछ न कुछ करेंगे आखिरी दम तक। और अमित शाह भी कम नहीं है, वो भी अपने लगता है कि अमित शाह बड़े दिलचस्प मोड़ पर आप इस डिबेट पर आ गए हैं प्रभु। और अब यही देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में कैसे और किसकी बनेगी सरकार। बहरहाल बड़ी बहस में